हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गढ़ बचा लिया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी का अगला प्लान क्या है? क्या ओवैसी अब पश्चिम बंगाल चुनाव में भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? उनसे बात की हमारे संवाददाता टी राघवन ने। जीएचएमसी के चुनाव में एआईएमआईएम अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। अब पार्टी का आगे का रोड मैप क्या है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही बंगाल में ममता बनर्जी को चैलेंज करेंगे? हमारे साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा हमला अगर इन चुनावों में किया गया तो वो आप थे। ये कहा गया था, कई सारे जुमलों का प्रयोग आपके खिलाफ किया गया, लेकिन आप अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। कैसे ये मुमकिन कर पाए आप? मैंने नहीं किया। मैं तो सलाम करता हूँ पुराने शहर की जनता का, जो एक चट्टान की तरह खड़े होकर इन तमाम झूठ बोलने वालों का, इन तमाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कमज़ोर करने वालों का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने बता दिया कि ये जो हमारा यहाँ पर जो कंपोजिट कल्चर एक मजबूत है, यहाँ पर हम उसको और मजबूत करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि बीजेपी का झूठ का करिश्मा यहाँ पर नहीं चल पाया। सर, एक दो बयान जो यहाँ के जो दो बड़े नेता आए थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाग्यनगर के भाग्योदय का समय शुरू हो गया है। जेपी नड्डा ये कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति का खात्मा जो है इस चुनाव के बाद से शुरू होगा। अच्छा। सैफरॉन स्ट्राइक की बात हो रही है, आपने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक की बात की थी, वो उन्होंने ये कहा कि हमने हैदराबाद पर सैफरॉन स्ट्राइक कर दिया है। 4 से 48 हो गए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी इससे चिंतित हैं? ना, मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हैदराबाद का जो पॉलिटिकल माहौल है, हैदराबाद का जो मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, हैदराबाद में जब तेलंगाना बनने के बाद यहाँ पर वाईएसआरसीपी पार्टी थी, तेलुगु देशम, पीआरपी, लोक सत्ता, लेफ्ट पार्टीज, और 5 साल पहले तो टीडीपी और बीजेपी मिलकर लड़े थे। तो इन तमाम पार्टीज का जो पॉलिटिकल स्पेस था वो खत्म हो चुका है, वो वैक्यूम था, जिसको बीजेपी ने फिल किया है। अब इनकी ये कामयाबी के बाद अगर कोई इतना ज्यादा बोलेगा कि भाई ऐसा हो गया, फुला हो गया, आसमान से तारे गिर रहे हैं बीजेपी की झोली में, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि जीएचएमसी एक अलग एरिया है और मेनलैंड तेलंगाना अलग है। और मुझे यकीन है कि मेनलैंड तेलंगाना में, और बाद में 8-9 महीने के बाद हैदराबाद में भी चेंज हो जाएगा, वो एक रीजनल होप्स एंड एस्पिरेशंस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, रीजनल फीलिंग्स के ऊपर। और जिसका सही मानों में आप देखेंगे तो बीजेपी जब कॉन्टेस्ट में भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। 2023 की बात अब करने लगी है बीजेपी। उनका ये कहना है कि अब यहाँ पर तेलंगाना में उनका मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने हैदराबाद के चुनाव में किया। हाँ, वो बोल सकते हैं बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तो सब बोल सकते हैं ना। मगर हैदराबाद के ऊपर तो सर्जिकल स्ट्राइक पुराना शहर कहा तो खत्म हो गया, वहाँ पर हार गए। तो ये बोलते हैं, बोलने दीजिए। तेलंगाना की जनता बता देगी कि तेलंगाना के रीजनल होप्स एंड एस्पिरेशंस के ऊपर कौन जीतेगा। पोलराइजेशन की बहुत बात हुई सर। ये कहा गया कि जिस तरह का ध्रुवीकरण बीजेपी करने में कामयाब हुई, रेस्ट ऑफ हैदराबाद में बीजेपी को इसका फायदा हुआ और कहीं ना कहीं आपको भी इसका फायदा हुआ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमने जितना भी इलेक्शन कैंपेन चलाया, वो हैदराबाद के सिविक कम्युनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए हमारी पार्टी ने क्या क्या काम किए और क्या काम करना है। हमने कहा है कि कम्युनल पोल्यूशन जो बीजेपी पैदा कर रही है, उसके बजाय जो पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज या वेदर से हो रहा है, गाड़ियों की वजह से हो रहा है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो हम इस तरह की ना पॉलिटिकल कैंपेन किए जो बीजेपी ने किया, बिल्कुल कम्युनल कैंपेन बीजेपी ने किया। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पुराना शहर के ऊपर, रोहिंग्या, जिन्ना, क्या क्या उन्होंने अनाप शनाप बक दिया। हम तो वो सब चीजें नहीं करे होते। नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन बीजेपी ने किया, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। इस माहौल में भी सर आप 3 हिंदू उम्मीदवारों को जिता पाने में कामयाब रहे। उस कामयाबी की वजह आप क्या मानते हैं? कैसे ये मुमकिन हो पाया? नहीं, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पुराने शहर की तमाम जनता ने, चाहे वो किसी मजहब से या बिरादरी से या किसी और स्टेट से आकर जो रहते हैं, उन सब ने फैसला लिया कि भाई हम पुराने शहर की तौहीन को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो बीजेपी ने तौहीन की है, इसका हम जमहूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया और बीजेपी को शिकस्त उठाना पड़ा यहाँ से। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं सर। आपने पहले भी कहा था कि जीएचएमसी के बाद आप वेस्ट बंगाल की तरफ ध्यान देंगे, बात करेंगे। क्या
आपने पहले ये कहा है कि कांग्रेस आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल पार्टी है, लेकिन टीएमसी से क्या आपकी कोई दुश्मनी है? क्या ममता बनर्जी के साथ गठबंधन का कोई भी स्कोप रहेगा अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं? पहले हमारी एमआईएम पार्टी का फैसला होगा। हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हजरात हैं वेस्ट बंगाल के, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे बात करेंगे और जब कोई नतीजे पे हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। और जब वो नतीजा अगर ये होता है कि इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़ेंगे। जब ये नतीजा सर साल 2020 से पहले हो जाएगी इसकी, क्योंकि आपने कहा था कि जीएचएमसी के बाद, क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन आ गए इसलिए हम नहीं कर पाए। अब ये हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं जब आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो भी आप एक वोट कटर की तरह काम करेंगे, वोट कटवा आपको लगातार कहा जाता है। वेस्ट बंगाल के बारे में अभी से ये कहा जाने लगा है कि अगर आप वेस्ट बंगाल पर जाकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को उससे सीधा फायदा हो जाए। नहीं, देखिए ये इल्ज़ाम तो हम जब तक जिंदा रहेंगे लगता रहेगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना इसका हम पर कोई असर पड़ता है। इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का अहम फरीज़ा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब जीत हार तो ये जनता तय करती है। जिसके मुकद्दर में अगर अल्लाह लिखा कामयाबी तो कोई रोक नहीं सकता है। जिसके मुकद्दर में शिकस्त लिखी है तो यकीनन शिकस्त होगी। पर हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। मैं इन इल्ज़ामात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इनके इस तरह के इल्ज़ामात से मेरे हौसले और अज़म में और इजाफा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये कहना था कि अगर कोई भी ये कहता है कि अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड पर अपनी तैयारी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और उन्हें वोट कटवा कहा जाए तो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं। उनका ये कहना है कि इससे उनकी पार्टी और भी मजबूत होगी। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद।